अब जब यह बड़ा फैसला आ गया है तो बीजेपी इसे किस तरह से अपनी जीत बता रही है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जीत बता रही है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा क्या कह रहे हैं, अजय चंद्राकर क्या कह रहे हैं, इस पूरे फैसले को लेकर सुनिए। में अनेक गांवों में ऐसा बोर्ड लगा दिया गया था ग्राम सभा के द्वारा जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों को गांव में प्रवेश से निषिद्ध किया गया था। अब उसके संदर्भ में वो धर्म प्रचारक लोग सारे हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में गए थे, तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के गांव हैं, पेशा लागू है और इसलिए अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए ये कर सकते हैं। फिर हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में जब ग्राम सभा जीत गई तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए थे और आज सुप्रीम कोर्ट में भी ग्राम सभा जीती है। आज फिर से ये निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि उनका पिटीशन खारिज हुआ है। उसका अर्थ यही होता है कि अभी गांव वाले अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए ऐसे कदम उठा सकते हैं। गुपचुप किसी घर में करने के बजाय सार्वजनिक रूप से करने में क्या प्रॉब्लम है, पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। और रायपुर में शहरी क्षेत्र में करे ना, मैं बोल रहा हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाइट माइक टेंट की मैं व्यवस्था करता हूं। जो धर्म प्रचारक है, पास्टर है, वो कुरुत में व्याख्यान दे। आम आदमी भाई हमारा एक कार्यक्रम है और ये सार्वजनिक रूप से है और आप इनको सुने करके, हम तो सार्वजनिक रूप से करते हैं कार्यक्रम को, जो होता है उसको। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सियासत करती है बांटने वाली, और धर्म को उन्होंने बांटने का टूल बना लिया है, सियासत का टूल बना लिया है। विकास उपाध्याय क्या कह रहे हैं, सुनिए। कानून बनाने की बात विधानसभा में जब वो विपक्ष में थे तब करते थे, लेकिन जब अब उनकी सरकार बन गई, 2 साल हो गया, उनको तो इन मुद्दों को जिंदा रखना है, उनको कानून नहीं बनाना। ये ऐसे मुद्दे, ऐसी चीजें होते रहेगी और उसमें कैसे आग में घी डालना है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। कवर्धा से लेके कांकेर तक जो घटनाएं हुई, या जिस प्रकार का धर्म पर बात करते हैं या जाति पर बात करते हैं या विशेष लोगों पर बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का टूल है। चुनाव जैसे नजदीक आएगा, जैसे उनके खिलाफ एक वातावरण बनेगा, वो इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और जिस जाति धर्म के लोगों को प्रतिबंध लगाने का काम किया जा रहा है, सेवा भाव आज जंगल में जाकर या लोगों के पास जाकर वही लोग करते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कोई धर्म की पर नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संदेश इस प्रदेश में देना चाहती है, वो ये इस प्रदेश के लिए मैं समझता हूं बेहतर नहीं होगा। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल हमारे आज के जुड़े हुए हैं। देखिए, इसी मुद्दे से ग्राम सभा की मर्जी के बिना पादरी की नो एंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में नए चलन को हरी झंडी दी। पादरियों, धर्मांतरित ईसाइयों की एंट्री पर बैन रहेगा, पैसा कानून के तहत ग्रामीणों को अधिकार मिला। कांग्रेस बोली बीजेपी धर्म को टूल बना रही, पंचायत विभाग ने केस जीतकर सरकार की मंशा साफ की। पादरी, धर्मांतरित ईसाइयों की गांव में एंट्री पर सुप्रीम फैसला, क्या सुलझ जाएगा अब अवैध धर्मांतरण का मसला? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या उस पर रोक लग पाएगी, जिसके पीछे ये पूरी कहानी है। आइए सीधे रुख करता हूं मैं अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और मेरे साथ आज लॉरेंस एंथोनी, हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी है और सदस्य हैं ईसाई समाज के। इस पूरे मामले को इन्होंने भी काफी अच्छे से कन्वे किया था कोर्ट तक, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। लॉरेंस जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। लॉरेंस जी, देखिए, ये ग्राम सभाओं को पेशा एक्ट के तहत जो अधिकार हैं उसका हवाला देते हुए आपकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। क्या आपकी दलीलें थी, क्या आप कन्वे करना चाहते थे? और अब जब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है, तो क्या लार्जर बेंच के लिए भी आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं, ऐसी कोई योजना? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है कि वहां से भी खारिज कर दिया गया है। किंतु अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है और जो पोस्टर्स हैं, और स्पष्ट रूप से वो बताते हैं कि पादरियों का और कन्वर्टेड क्रिश्चियंस का और प्रवेश जो है ग्रामों में, उन पर्टिकुलर गांवों में प्रवेश निषेध है, तो ये सीधे सीधे जो है आर्टिकल 19 का वायलेशन है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से भी
अगर हम जिस एंगल से भी अगर इसको देखने का प्रयास करें, क्योंकि वो स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है, वो पादरी के बारे में बात कर रहा है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रहा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के जो है वो कोर्ट में भी हम लोगों ने पिटीशन दायर की थी और वो सुप्रीम कोर्ट ऊपर भी गए थे हम। तो ये निश्चित रूप से जो है वो हमें जो ऐसा लगता है कि वो उतना सही आर्टिकल 19 के आधार पे तो देखें अगर, तो वो निश्चित रूप से वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो क्या अब आप लोग प्लान कर रहे हैं, अभी विचार नहीं किया है कि आगे इस केस को कैसे परस्यू करना है? निश्चित रूप से हम देखेंगे, हम प्रयास करेंगे। हमारे जो लोग हैं, जो संगठन में जो हमारे सदस्य हैं और भी, वो उनसे बातचीत चल रही है और जो भी फैसला आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आगे जो भी कदम उठाना होगा वो सामाजिक स्तर पे लोग लेंगे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं अब सुरेंद्र जी आपके पास। सुरेंद्र जी, देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी इसे टूल की तरह इस्तेमाल करती है, पर आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि पैसा एक्ट जो है उसका, उनके अधिकारों का, ग्राम सभाओं के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाता। खासतौर से खदान उसको लेकर के, खनन को लेकर के आप लोग बड़े आरोप लगाते हैं। अब यहां सरकार ने खुद ग्राम सभाओं के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है, पंचायत विभाग ने बाकायदा अपनी टीम भेजी है। तो सिर्फ खनन के लिए ग्राम सभाओं का अधिकारों का संरक्षण नहीं होता है, इस मामले में होता है, आप ये कहेंगे? क्योंकि विकास उपाध्याय जी कह रहे हैं टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहां तो कम से कम ग्राम सभाओं की मर्जी के अनुरूप सरकार ने उनका साथ देने की कोशिश की है कोर्ट में। अभिलाष जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। देखिए, पेशा कानून तो हमारी सरकार ने लागू किया। 1996 का कानून जो है 15 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 8 अगस्त 2022 को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में थी, तब जाके छत्तीसगढ़ में पेशा कानून हुआ। उससे पहले आपको याद होगा रमन सरकार में पेशा कानून के तहत ही जो है ग्राम सभा को विशेष अधिकार है, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है। पत्थलगढ़ी को लेके जो आंदोलन छत्तीसगढ़ में होते थे उनको सख्ती से दबाया गया, आदिवासी नेताओं को जेल भेजे गए और 2700 से ज्यादा आपत्ति इसी पेशा कानून के तहत, जो संसाधनों की लूट है, जंगलों की अवैध कटाई है, उसके खिलाफ ग्राम सभा के पेशा कानून के तहत जो आपत्तियां हैं उसको ये सरकार दरकिनार कर रही है। दूसरी तरफ देखिए, ये पेशा कानून भी संविधान का भाग है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है वो भी संविधान का भाग है। पंचायत विभाग पेशा कानून के तहत जो है पादरियों के और धर्मांतरित लोगों के ग्राम में प्रवेश को लेकर जो होल्डिंग, जो सूचना बोर्ड लगाए जा रहे थे, उसके समर्थन में पक्ष रखने गई। लेकिन जो आदिवासियों से संसाधन छीने जा रहे हैं, जो जंगलों की कटाई हो रही है, जो तमनार में, जो खसदेव में, जो काकेर में जो घटना, जो बीजापुर में, जो मैनपाट के जंगलों में बॉक्साइट के लिए जो जंगल काटे जा रहे हैं, खदानें खोली जा रही है, वहां तो 2700 से ज्यादा आपत्तियां हैं इन्हीं ग्राम सभाओं की। उस पर यह सरकार मौन है। वर्ग संघर्ष की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार निश्चित तौर पर टूल किट के तरह जो है संविधान के कुछ भाग को लेके ये इस प्रकार से मिसकोट करती है और उसके संदर्भ में ये माहौल बनाने का काम करते हैं। धर्मांतरण निश्चित तौर पर देश में बड़ी समस्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि दर्जन भर प्रदेश है जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। छत्तीसगढ़ उनमें से एक है, 1968 के समय का कानून है। लेकिन बाकी जगहों पे जो हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी देखिए, अगर डर दिखाकर या लालच से या दिगर गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण हो रहा है तो उसको रोकना तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप वर्ग संघर्ष कराएंगे या ऐसे पंचायत विभाग के द्वारा ऐसे आधे अधूरे ग्राम सभा को अधिकार देना है। तो पेशा कानून का अधिकार छीन कौन रहा है? वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके आदिवासी विरोधी प्रावधान किसने लादा? तो ये सरकार जो है, इसका चरित्र जो है इसी तरह से है। ये केवल मैसेज देने का काम करते हैं, अल्पसंख्यकों का डर दिखा के बहुसंख्यकों को डराने का काम करते हैं, ध्रुवीकरण के लालच में सांप्रदायिक। ठीक है, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है या इस पर चुप रहना पसंद करेगी या इसके विरोध में जाएगी? देखिए, पेशा कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। हमने पहले भी आदिवासी समाज के संदर्भ में पेशा कानून जिन सरगुजा और बस्तर छत्तीसगढ़ के खास तौर पर 2 संभाग में पूरी तरह से लागू है,
उसमें जल जंगल जमीन को लेके आदिवासियों की संस्कृति, ठीक है। उनके धर्म के संदर्भ में, उनके जो प्रकृति पूजक ठीक है। हैं वो पूर्वज को देवता मानते हैं, उनके संदर्भ में रीति नीति संस्कृति के संरक्षण में पहले से कांग्रेस रही है। और निश्चित तौर पर पेशा कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। जो संसाधनों की लूट है, जो जंगलों की ठीक है सर, ठीक है। चलिए, मेरे साथ एक यहाँ पर खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र टेकाम है, नेता आदिवासी समाज के, उनका स्वागत करता हूं। देवेंद्र जी, आज का फैसला आप कैसे देखते हैं, और ये जो ग्राम सभाओं के जो अधिकार हैं, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड रखे हैं, कितनी खुशी है? और अब आगे कहीं कोई विवाद की स्थिति तो नहीं बनेगी? क्या ये सारे गांव में होगा, और कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन होगा? ग्राम सभा चाहती हैं क्या ये सब करना, या आपको कहीं से कोई दबाव है? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो हमारे एक आदिवासी और वन में निवास करने वाले जो हमारे जनजाति समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिए हैं। और बता दूं, जिस प्रकार से जो बोर्ड लगाने वाली काम, ये हमारे गांव के जो संस्कृति, परंपरा, देवी देवता पूजा पद्धति की रक्षा के लिए हम लोग लगाए हैं। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भोले भाले क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर ईसाई मिशनरियों के जो लोग हैं, वो आकर के हमारे जो भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके धर्मांतरित करा करके आपस में भाई को भाई से लड़वाना, गांव में 2 फुट करना और ऐसे कई विवादों को खड़ा करने का काम किया है, जिसके कारण हमारे जो समाज में, हमारे जो क्षेत्र में, गांव में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जो बहुत ही भयावह है। हमें और हमारे समाज को भी बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। हम धर्मांतरण को कैसे रोकें, ये आपस में होने वाले वर्ग संघर्ष से हम कैसे अपने समाज को बचाएं, इस पर बहुत चिंता जाहिर करते हुए हम अपनी जो संविधान में जो हमको जनजाति समुदाय को जो विधि का बल प्राप्त है, उसके तहत हमने अपने गांव की रक्षा, संस्कृति, परंपरा और देवी देवता की सुरक्षा के लिए बोर्ड लगाए हैं। ठीक है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद हमारे समाज भी अब जाग चुकी है कि हमको संवैधानिक रूप से भी हमें अधिकार मिला है। तो हम कहीं ना कहीं हम अभी जो हमारे क्षेत्र, जो हमारे जो बस्तर जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जहाँ पेशा नियम लागू है और यहाँ जो गायता होते हैं, पुजारी होते हैं, माझी मुखिया होते हैं, इसके बगैर अनुमति के बगैर गांव में किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं किए जाते। ठीक। और इसके बगैर अनुमति के जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के लोग हमारे क्षेत्र में आकर के धर्मांतरण करा करके जो विवाद करा रहे हैं, ठीक है, इससे हमको बचाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब आपके पास के चौहान साहब। देखिए, ये सरकार के लिए कहा जा रहा है कि सरकार की भी कहीं ना कहीं जीत है, क्योंकि ये चीजें सरकार भी चाह रही थी कि इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन क्या आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि क्या इससे अवैध धर्मांतरण की जो बात कही जाती, जो आरोप लगते हैं, उस पर कमी आएगी? के चौहान साहब। देखिए अभिलाष जी, सरकार की जीत या भारतीय जनता पार्टी की जीत तभी होती है जब आदिवासियों की जीत होती है, या छत्तीसगढ़िया की जीत होती है, या जो जनता चाहती है उसकी जीत होती है। उसी में भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और उसके बाद आज ये जो बोर्ड लगाए गए हैं, वो इस वजह से लगाए गए हैं कि वहां के जो जनता है वही नहीं चाहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष सहा है। 4 लोग जब सिर से खून निकलता था और FIR कराने जाते थे, भूपेश बघेल की सरकार थी और उस समय वो उनके ऊपर FIR नहीं होता था। आप मेरे को ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश का विरोध करेंगे, या पेशा कानून के आदेश का विरोध करेंगे, या ग्रामीणों के जो वहां पर जो इच्छुक हैं ग्रामीण, उसका विरोध करेंगे? कांग्रेस पार्टी इन तीनों चीजों का विरोध कर रही है, बोल नहीं रही है, लेकिन इन तीनों चीजों का वो विरोध कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी विरोध कर रही है, वो पेशा का भी विरोध कर रही है, वो ग्रामीण जो आदिवासी ग्रामीण भाई बहन है उसका भी विरोध कर रही है। लेकिन आप बोले कुछ भी, लेकिन आदिवासी भाई बहनों को सब पता चलता है। जब आपकी बस्तर में जब आपकी 12 की 12 सीटें थी, ऐसा क्या हो गया कि बस्तर में आपके 8 सीटें खराब हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें हो जाती है, आपकी 4 सीटें रह जाती है। ऐसा क्या हो गया जब जहां पर सरगुजा में आपकी पूरी सीटें थी, वहां पर आपका टुकड़ा साफ हो जाता है?
तो सरगुजा और बस्तर के अंचलों ठीक में है। ही आदिवासी भाई बहन ज्यादा रहते हैं। ठीक है और चौहान साहब, मैं आपको एक चैलेंज कर सकता हूं अभिलाष जी कि ये कभी भी इस चीज का सुप्रीम कोर्ट का या धर्मांतरण का कभी भी विरोध नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है। क्योंकि इनकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है। इनकी नौकरी चली जाएगी और इन्होंने पुरजोर कोशिश की है धर्मांतरण को बुझाने के बचाने। ठीक है चौहान जी। अरे आपके जो कार्यकाल में एसपी ने खुद लेटर लिखा कि ठीक है। हो जाएगी। ठीक है चौहान जी। उसके बाद भी आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है चौहान जी, चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं और मैं दोबारा रुक करता हूं लॉरेंस जी का। लॉरेंस एंथोनी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अगर आपको कोई धार्मिक क्रियाकलाप करना है तो आप घरों में जाकर के अंदर रूम में बैठ करके 10, 12, 5 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ ये क्यों करते हैं? वो कह रहे हैं आप खुलेआम कीजिए जो करना है, टेंट लगाइए। अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि मेरे विधानसभा में आ जाइए, मैं टेंट लगा देता हूं, लाइट खाना पानी की व्यवस्था कर देता हूं, यहां आप अपने धार्मिक प्रवचन दीजिए। तो वो मंशा पर सवाल उठाते हैं कि मंशा खराब है इसलिए चोरी छुपे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं चोरी छुपे करते क्यों धर्म का प्रचार, हम तो खुलेआम करते हैं। वो ये कह रहे हैं, अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि हम तो खुलेआम धर्म का प्रचार करते हैं, टेंट लगाते हैं और आयोजन करते हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चोरी छुपे वाली बात यहाँ पर नहीं। अगर चोरी छुपी होती तो वो बोर्ड लगाने की नौबत नहीं आती, है ना, क्योंकि बोर्ड लगा है मतलब वो सामने से लोग उनको देख रहे थे, गांव में आते जाते थे। निश्चित रूप से चोरी छुपे तो नहीं है वो सारी चीजें। दूसरा चीज, मेरा जो कहना है वो ये चीज है कि भाई अगर बोर्ड है वहां पर, बोर्ड जो उन्होंने लगाया हुआ है, हमारा ईसाई समुदाय का या कहना चाहिए कन्वर्टेड क्रिश्चियन या फिर पादरियों का कहना ये है कि भाई एक स्पेसिफिक पादरी और कन्वर्टेड क्रिश्चियन कहने की क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर गैर कानूनी रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी कन्वर्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कानून है। आप कानूनी रूप से उसके लिए आप एक्शन लीजिए। भाई इस तरीके से अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे किसी भी व्यक्ति को तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है वो। ठीक है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति को किसी भी जगह पर हम आ जा सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, ये हमारा संविधान हमको देता है। और आप ये बोल करके रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली ये व्यक्ति जो है वो कन्वर्ट करता है या गलत काम करता है, कन्वर्शन जो है, तो निश्चित रूप से आप लीजिए उसको, कानूनन एक्शन उसके ऊपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपराध नहीं उसमें। ठीक है, आवाज दीजिए भाई जी। मैं आऊंगा, 1 मिनट आऊंगा आपके पास चौहान साहब। मैं जल्दी से आ जाता हूं सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए आरोप लगता है कि जो वर्ग संघर्ष हो रहा है इन दिनों, जो तेजी से बढ़ा है, हम देख रहे हैं, चाहे वो चर्च में आगजनी हो या फिर हिंदू समुदाय के लोगों के घर के तोड़फोड़ हो, उन्हें घेर करके मारना हो, या फिर शवों को निकाल करके उस पर सियासत हो रही हो, ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि दो वर्ग आमने सामने हैं। और हमेशा से ईसाई मिशनरी ये कहता है कि हम प्यार मोहब्बत से जो आता है उसको अपने धर्म में शामिल करते हैं। अगर ये प्यार मोहब्बत होता तो दूसरा वर्ग जो है वो टकराव नहीं करता ना। कई जगह हुआ, पूरे के पूरे प्रदेश कन्वर्टेड हुए, पूरे के पूरे जिले गांव कन्वर्टेड हुए, संघर्ष नहीं हुआ जहां प्यार मोहब्बत से हो रहा था। यहां अगर दो वर्गों में बार बार झगड़ा हो रहा है तो लग रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ऐसे में ग्राम सभाओं के इस अधिकार के जरिए अगर उनको यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भाई आप ही लोग 10 लोग मिलकर तय कर लो कि किसको बुलाना है किसको नहीं, तो इसमें बीजेपी की या सरकार की मंशा आपको खराब क्यों लग रही है? अभिलाष जी, आपको याद होगा पिछले दिनों दुर्ग में नन का मामला था, जिनको आरोपी बनाए, धर्मांतरण का आरोप लगाए, उसी नन की रिहाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जी उनकी रिहाई तक यहां डटे रहे। और यह भी मीडिया के माध्यम से चर्चा का विषय था कि केंद्रीय गृह विभाग से ये निर्देश आया था कि उनकी जमानत का विरोध नहीं करना है। तो एक तरफ आप उनको सुन लीजिए, एक तरफ उनको आरोपी आप बता रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको उनकी जमानत का विरोध नहीं कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है। क्रिसमस के दिन जो है मॉल में जो त्योहार के आयोजन का जो तोड़फोड़ किया गया पूरी दुनिया में, उसमें जो छीछी लेदर जो है छत्तीसगढ़ का हुआ, काकेर में सुन लीजिए। अरे अपने समय में बोलिएगा। चौहान जी एक मिनट बोल दीजिए। चौहान जी आपके पास आऊंगा। राजनीति और ध्रुवीकरण के लालच, चौहान जी आपके पास आऊंगा। इनका आजमाया हुआ नुस्खा है। काकेर में
कांकेर में अभिलाष जी दर्जनों घर जलाए गए, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार अभिलाष जी, इनसे पूछिए, अपनी मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार का अधिकार भी निहित है। अरे सुन लीजिए, सबसे ज्यादा चरित्र रमन सरकार में बने रमन सिंह चंगाई सभा में लोगों की भीड़ होती थी। ग्रास मेमोरियल राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में मौजूद होते थे भाजपा के तमाम मंत्री, तो ये भाई जो है इसी तरह ध्रुवीकरण के लालच में सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैलाते हैं। वर्ग संघर्ष के लिए अभिलाष जी यही भाजपाई और संघी दोषी हैं। ये ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, आपके सवाल ले रहा हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, कानून लागू करवाने का काम कांग्रेस ने किया। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका सवाल ले रहा हूं। गढ़ी को लेकर जो आदिवासी, ठीक है सुरेंद्र जी, आपका सवाल लूंगा। उनको जस्टिस पटनायक कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 1379 भाई आवाज बैलेंस कीजिए दोनों की जरा। सुरेंद्र जी ठीक है, आपके सवाल लूंगा मैं। सुरेंद्र जी, इनका फोकस नहीं है। सुरेंद्र जी आपके सवाल लूंगा। समस्या को सुलझाए रखने चाहते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी आपके सवाल लूंगा। देवेंद्र टेकाम जी के पास आऊं उससे पहले मैं जल्दी से आ जाता हूं। ठीक है देवेंद्र टेकाम जी, आपसे ही सवाल लेता हूं। देवेंद्र टेकाम जी, देखिए ये समस्या बहुत पुरानी है। आदिवासी समाज बार बार ये मांग कर रहा है कि एक कठोर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून आना चाहिए। ये बात विजय शर्मा जी लगातार बोलते रहे। हम इस विधानसभा सत्र में ला रहे हैं, इस सत्र में ला रहे हैं, इस सत्र में ला रहे हैं, सत्र पर सत्र गुजर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी कहा था कि हम अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भैया लेकर के आइए, आप बोलते हैं पर लाते नहीं है। ऐसे में आदिवासी चाहते हैं कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून आए। और दूसरा सवाल यह कि अवैध है या वैध है, इसको लेकर बड़ी महीन रेखा है। ये अगर कोई मर्जी से ईसाई बन रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये मर्जी से बना है और ये अवैध है? क्योंकि जो भी धर्मांतरित व्यक्ति होता है उस पर यह आरोप लगा दिए जाते हैं, आदिवासी से जो कन्वर्ट हुआ है, कि इसे अवैध तरीके से धर्मांतरित किया गया है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसा हमारे जो कांकेर जिला है और यहाँ पर कई प्रकार की जो धर्मांतरण गतिविधि को लेकर के गांव में वर्ग संघर्ष हो रहा है, जिसको लेकर के हमने जिला मुख्यालय में कलेक्टर के पास सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने जानकारी चाहिए कि हमारे कांकेर जिले में कितने चर्च हैं और कितने ईसाई मिशनरियों के लोग हैं। तो वहां से हमको उसका जो जवाब आता है पूरा जीरो आता है। यहाँ कोई भी ईसाई मिशनरी या फिर कोई भी चर्च संवैधानिक रूप से संचालित नहीं है। तो यहाँ विवाद करने वाले कौन है? और मैं हमारे मिशनरी के लोगों से यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, बस्तर का जो ट्राइबल एरिया है, आखिर ये धर्मांतरण कराना क्यों चाहते हैं? और क्यों हमारे जो अस्तित्व है, हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो परंपरा है, हमारे जो पूजा पद्धति है, उसको क्यों समाप्त करना चाहता है? और हमारे जो भोले भाले लोगों को प्रलोभन के माध्यम से हो, चाहे अन्य कई प्रकार की गतिविधि के माध्यम से हो, धर्मांतरण करा करके उनके जो विचारधारा को परिवर्तन करके आपस में वर्ग विवाद जो करवा रहे हैं, ये कहाँ की साजिश है? ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण के विषय को लेकर के खास करके हमारा जो बस्तर क्षेत्र में राजनीति ना करें, क्योंकि ये हमारे आदिवासियों की ना एक मिनट देवेंद्र टेकाम जी, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं इतना तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ना पुलिस रिकॉर्ड में ना सरकार के रिकॉर्ड में यहाँ कोई चर्च भी नहीं है, कोई यहाँ पर ईसाई मिशनरी भी नहीं है। तो क्या ये सारी लड़ाई अब क्या केवल आदिवासी लड़ेंगे? क्या प्रशासन के पास कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है क्या देवेंद्र जी? और क्या आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है वहां से? जी, हम यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से संविधान में जो विधि का बल हमें प्राप्त है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा लागू है, तो हम यही चाहते हैं कि हमको विधि पूर्वक हमको संवैधानिक रूप से सुरक्षा मिले। हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो देवी देवता है, पूजा पद्धति है, उस पर किसी भी प्रकार के कोई जो बाहरी आक्रमण है वो आक्रमण ना करे और हमारा जो अस्तित्व बचा रहे। जिस प्रकार से जो पूर्वांचल के जो राज्य हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासियों की जो मूल व्यवस्था है और उसकी संस्कृति आज कहीं ना कहीं खतरे के स्थिति पर आ गया है और मिटाने के कगार पर भी आ गई है। तो हम यही चिंता कर रहे हैं कि हमारा बस्तर को भी जिस प्रकार से जो बाहरी षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है, ये उसी कगार पे ला करके खड़ा ना कर दे, इसलिए हम लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, क्या चौहान साहब, आपसे अब मैं कुछ बड़े मुद्दे पूछ लेता हूं जिसको लेकर के हमेशा बीजेपी पर सवाल उठते हैं। एक तो धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून छत्तीसगढ़ में इंतजार हो रहा है। हर बार आप कहते बस आ गया, तैयार हो गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया, नहीं आया।
केंद्र में मोदी सरकार ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट तक पूछ चुका है, कब लाएंगे, ले आइए, नहीं आया। फिर उसके अलावा जो बात हमारे सुरेंद्र वर्मा जी ने कही, उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ जो नन्स थी उनको लेकर के आरोप लगते हैं और बाद में उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है जीआरपी के द्वारा और फिर बाद में उनके कोर्ट में उनके खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया जाता। ये भी दलील नहीं दी जाती कि इन्हें जमानत मत दीजिए, वो दबाव में आ जाती है पार्टी, वो ये कह रहे हैं। चौथा एक और बड़ा आरोप लगता है, जो सबसे बड़ा आरोप है चौहान साहब, वो ये कि बीजेपी केंद्र में से है, राज्य में है, हर इंडियन की सरकार उसी की है इस वक्त, लेकिन फिर भी जो आदिवासी आरक्षित वर्ग का फायदा ले लेते हैं कन्वर्टेड होने के बाद भी, आदिवासियों की चीजों का फायदा उठाते हैं, डीलिस्टिंग का मामला, उस पर आप लोग चुप रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई मोदी सरकार नहीं कर रही है। ना छत्तीसगढ़ से बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव ही चला जाए कि भैया इस पर डिसीजन ले लीजिए। तो आप वोट बैंक भी संभाल रहे हैं और आपको मतलब आपको आदिवासियों का भी ध्यान रखना है और आपके ईसाई वोट बैंक को नुकसान ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ राज्यों में ईसाई मिशनरी भी बड़े वोटर हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में। ये सीधे तौर पर आरोप लगते हैं। इन आरोपों पर क्या कहेगी बीजेपी? अभिलाष जी, भारत में कन्वर्जन लॉ नाम की भी कोई चीज है और कन्वर्जन लॉ में सभी चीजें, सभी मत जो है और सभी जो कानून है वो एकदम स्पष्ट इंगित है। हम अगर मान लीजिए या कोई भी प्रशासन या शासन कोई कार्रवाई करता है तो उसी लॉ के आधार पे करता है। बात रही कि और उसको सख्त बनाने की, जब तक वो और सख्त नहीं होता है या जो भी होता है, लेकिन हम पुराने कानून के हिसाब से तो चल सकते हैं ना, संविधान के हिसाब से तो चल सकते हैं ना। उसके बाद आज हमारे को प्रॉब्लम रजिस्टर्ड चर्च से नहीं है, ईसाई मिशनरी के बड़े पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया था और खुद ऐसा बोला था, चिंता जाहिर की थी कि हमारे को जो प्रॉब्लम हो रही है वो अनरजिस्टर्ड चर्च से हो रही है, जो कि रजिस्टर्ड चर्च से ज्यादा। ना एक मिनट सर, चौहान जी कहां है आपके पास? तो डेटा ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, देवेंद्र टेकाम जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास डेटा ही नहीं है कि कौन रजिस्टर्ड है कौन अनरजिस्टर्ड है। ये तो ईसाई मशीनरी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने खुद बोला है कि अगर अनरजिस्टर्ड चर्च हैं तो वो कैसे हैं सर? छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है। सुन लीजिए, ये कोई 3 दिसंबर 2023 के बाद अनरजिस्टर्ड चर्च नहीं हुए हैं। हाँ। ये पहले से लगे आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं इनके खिलाफ? ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भूपेश सरकार में ही दिया गया है और हम नहीं दे रहे हैं। हाँ। ये ईसाई मशीनरी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो दे रहे हैं। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या लॉरेंस जी ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या गलत है, क्या पेशा का गलत है, आदेश क्या गलत है, क्या ग्रामीण लोग वहां पर जो अपना जो हक जो बोर्ड लगाए हुए हैं या वो गलत है? ये तीनों क्वेश्चन ना लॉरेंस जी दे पाएंगे और ना ही हमारे साथी प्रवक्ता जो कांग्रेस के वो दे पाएंगे, क्योंकि इनकी दुकान उखड़ जाएगी। मोहन जी पहले धर्मस्व मंत्री थे जब सरकार आई, 2 साल पहले उन्हें सदन में कहा था 60 दिन के भीतर धर्मस्व अधिनियम आएगा। ना वो तो खैर अभी भी तो यह केवल वर्ष। ठीक है, समय खत्म हो रहा, माफी चाहूंगा। ठीक है चौहान साहब, ठीक है ना सुरेंद्र जी, चौहान जी क्या, चौहान जी प्लीज, समय खत्म हो रहा है। लेकिन समस्या तो आप बना रहे हैं। ना समस्या देखिए कुछ, ठीक है, कुछ मसले ऐसे जरूर है जिसको लेकर के आदिवासी इतने नाराज हैं कि वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, नहीं दिखाना चाहते थे, पर अगर हकीकत नहीं दिखाएंगे तो इसकी गंभीरता का एहसास दर्शकों को नहीं होगा। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है वहां पर। ईसाई मिशनरी सिर्फ प्यार से सेवा करके अगर कन्वर्जन कर रहे होते तो ये नाराजगी नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पर आरोप लगते हैं कि वोट बैंक के चक्कर में वो जो बहुत जायज मसले हैं उस पर चुप्पी मार लेते हैं। मुझे बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं। डीलिस्टिंग यानी कि अगर आपने धर्म छोड़ दिया, आपने आदिवासी से कन्वर्ट कर लिया खुद को, कहा कि ये आदिवासी मेरा धर्म नहीं है, तो फिर इसके फायदे, इसका रिजर्वेशन आप क्यों उठाते हैं? इस मामले पर कांग्रेस भी चुप,
बीजेपी पीछे। कांग्रेस से पूछ लीजिए, अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे क्या करना है। बीजेपी से पूछ लीजिए, और अगर कांग्रेस को करना था तो उनके टाइम में 20, 25, 30 साल उनके पास पड़ा रहा प्रस्ताव, विधेयक, नहीं हुआ कुछ। अभी बीजेपी के पास पड़ा हुआ है। जब ये विपक्ष में थे तो बोलते थे हम आएंगे तो डीलिस्टिंग पर काम करेंगे, नहीं करते। भाई आपको अगर लगता है कि अवैध चर्च हैं, कांग्रेस के जमाने में बने थे, तो अभी बीजेपी जाकर के उस पर कार्रवाई कर ले। अगर आपको लगता है कि नन जो आई थी उन्होंने अवैध तरीके से धर्मांतरण की कोशिश की थी, तो पुलिस को उसकी जमानत के विरोध में कोर्ट में दलील देनी थी, नहीं दी जाती है। तो यहां यह कहा जाता है कि इन वर्गों के बीच में संघर्ष के पीछे धर्म को बढ़ावा देने और धर्म को बचाने की लड़ाई तो है ही, पर इस लड़ाई को सुलगा रही है सियासत, क्योंकि उसे पता है कि कब कितना तेल डालना है, और जब ज्यादा भड़कने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल देना है, बुझने नहीं देना है। बुझ गई तो फिर दुकान बंद, और फिर शांति अमन जो है वो तब तक यहां पर छत्तीसगढ़ में नहीं आ सकता इस मामले को लेकर, जब तक दोनों वर्ग आमने सामने बैठकर आपस से बात कर ले। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइशें दोनों पार्टी ने छोड़ रखी है ताकि ये मुद्दे खत्म ना हो जाएं, क्योंकि सियासत में मुद्दों को खत्म कर दिया तो फिर अगली चुनाव में अगली बार किस मुद्दे पर सियासत करेंगे, किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे, ये बड़ा समस्या हो जाती है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा लॉरेंस जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देवेंद्र टेकाम जी, सुरेंद्र वर्मा जी और के एस चौहान साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।